मॉर्निंग गाइस, क्विक इंट्रो। मेरा नाम है माधव और आज हम बात करेंगे नोड्स और एक्सप्रेशन के बारे में एनी10 के अंदर। तो सबसे पहले अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लो, और अगर देख ली है तो आ जाओ फिर इस वीडियो पे। लास्ट वीडियो पे मेरे को कमेंट आया था मेरे फ्रेंड का कि भाई ये वीडियो फ्लैशी नहीं है, ये इंटरनेट पे चलेगी नहीं क्योंकि तूने इसमें पैसे कैसे बनाए हैं, ये एजेंट्स कैसे बनाए हैं, वो सब के बारे में मेंशन नहीं किया है। तो आई होप कि ये वाला सवाल आप सबके मन में आ रहा होगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है। आई डोंट नो क्योंकि लोग देखेंगे। तो ये वीडियो मैं अपनी इंटर्नल्स के लिए बना रहा हूँ, मतलब जो मेरे साथ काम करते हैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया ऑटोमेशंस बनाना स्टार्ट कर सकें। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो एक्चुअली में ऑटोमेशंस बनाना चाहते हैं, और जो ऑटोमेशंस इधर मैं बताऊँगा आपको वो एक्चुअली में बनते हैं और बिकते हैं। सो फ्लैशी एआई एजेंट्स नहीं है यहाँ पे, तो अगर आप वो ढूंढ रहे हो तो वो तो नहीं मिलेगा। बाय द वे मैं एआई एजेंट्स पे भी आऊँगा, लेकिन शायद नेक्स्ट या उसकी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए हम नोट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं नोट्स के। जनरल डिस्क्रिप्शन दूँ मैं कि एनाटॉमी की तरफ से ऑफिशियल तो नहीं है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रिगर नोड होती है, बेसिक डेटा मैनिपुलेशन नोड होती है, और एक जो बची हुई नोड्स होती है ऐप इंटीग्रेशन वगैरह की, वो होती है अदर नोड्स में। तो ट्रिगर नोड्स क्या होती है, बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊँ तो ट्रिगर नोड्स वो होते हैं कि जस्ट सपोज कि आपको सुबह उठने के लिए जैसे एक अलार्म की ज़रूरत पड़ती है, सुबह 8 बजे का आप अलार्म लगाते हो, वो बजता आप उठ जाते हो। सेम ऐसे ही हमारे पास यहाँ ट्रिगर नोड्स होती है। एज यू कैन सी हमारे पास एक शेड्यूल ट्रिगर नोड है, तो रोज सुबह 8 बजे आपको उठ के जगा सकती है। तो डेटा मैनिपुलेशन नोड्स क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे थोड़ी देर बाद। उससे पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको पता रहे कि हम किस चीज़ के बारे में कब बात कर रहे हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन नोड्स क्या होती है, उससे पहले डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है। डेटा मैनिपुलेशन मतलब कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को मैं किस तरीके से चेंज करूँ ताकि वो मीनिंगफुल बन जाए। मीनिंगफुल मतलब कि लेट्स सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर एक नाम है, एक ईमेल एड्रेस है, एक सब्जेक्ट का और एक ईमेल है। लास्ट में उस पैराग्राफ के अंदर कुछ अटैचमेंट्स दे रखी है। आई होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे कि ये एक ईमेल का पैराग्राफ है, बट जब हम डेटा के साथ में काम कर रहे होते हैं तो डेटा को नहीं पता होता कि इसमें ये नाम है, ये ईमेल है। वो करने के लिए हम डेटा मैनिपुलेशन नोड्स का यूज़ करते हैं, और स्पेसिफिकली उसके अंदर एक्सप्रेशंस का भी यूज़ करते हैं। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई किस बंदे का मेल आया है वो डिसाइड हो जाए, तो मैं कंडीशनल नोड का इस्तेमाल करूँगा जो कि डेटा मैनिपुलेशन नोड्स नहीं आती है। कंडीशनल नोड्स ऐसे कि लेट्स सपोज कि अगर किसी ईमेल का डोमेन @madhav.com है, तो वो वाली ईमेल्स अलग तरीके से ट्रीट होगी बजाय कि उन ईमेल्स के जिनका नॉर्मल @gmail.com है। तो ये कंडीशन होगी, तो इस कंडीशन को फुलफिल किया गया है इसके अंदर। वैसे एक एडिट नोड होती है कि अगर मान लो किसी का ईमेल आया है और उसका फर्स्ट नेम उसके अंदर नहीं आया है, लेट्स सपोज ये हो रहा है, तो फिर उस ईमेल में से उसका जो डोमेन है उसको हटाओ और आगे का जो बचा हुआ है उसको इस्तेमाल कर लो। तो ये और एडिट फील्ड से भी कर सकती। तो मान लो कि आप ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं तो हम स्विच नोड का यूज़ करते हो। ऐसे बहुत सारे नोड्स हैं हमारे एन10 के अंदर। आई होप डेटा मैनिपुलेशन आप समझ रहे होंगे कि डेटा को कैसे मैनिपुलेट करे कि वो हमारे यूज़फुल मीनिंग में बदल जाए, मतलब हम उसको आगे जाके यूज़ कर सकें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं बाकी की नोड्स के बारे में। बाकी की नोड्स के अंदर एआई नोड्स आती हैं, रेजिडेंसी इसमें एआई नोड्स आती हैं, और जो अपने ऐप इंटीग्रेशन होता है। ऐप इंटीग्रेशन क्या होती है, मान लो मैं व्हाट्सएप यूज़ करना चाहता हूँ एन10 के अंदर, तो एन10 के अंदर इनबिल्ट व्हाट्सएप की नोड है जो कि डेटा मैनिपुलेशन और ट्रिगर्स में नहीं आती है, बट वो किसी ऐप का इंटीग्रेशन है एन10 के अंदर, तो वो ऐप इंटीग्रेशंस में काउंट होती है। वैसे ही बहुत सारे ऐप हैं, मतलब जो आप इमेजिन कर सकते हो वो सारे के सारे ऐप्स हैं, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मतलब बहुत सारे ऐप मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो बजाय कि मैं इस पर बात करूँ, इससे बढ़िया अपन कैनवस पे चलते हैं एन10 के ऊपर। सो लेट्स जंप हियर। तो एज यू कैन सी हमारे पास ट्रिगर नोड्स हैं, कुछ 4 मैंने ट्रिगर नोड्स लिए हैं, हालांकि बहुत सारी होती हैं, मैंने फ़िलहाल 4 की है ताकि आपको बेसिक ट्रिगर समझ ना जाए। तो सबसे पहले इधर ये वाला देख लेते हैं। बेसिक व्हेन क्लिक वाला ट्रिगर है, जब तक आप इसको प्रेस नहीं करोगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऐसा मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक, अगला है शेड्यूल ट्रिगर। शेड्यूल ट्रिगर मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर स्पेसिफिक टाइम पे जाके ट्रिगर होता है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। एज यू कैन सी इसमें डे, आवर, सेकेंड्स वगैरह सब मेंशन किया हुआ है।
एंड देन हम इसको एज एन नंबर्स भी दे सकते हैं कि भाई ट्रिगर एट मिनट दिस, और डेज का गैप कितना रखना है, अगर डे मेंशन है तो, अगर द आवर्स मेंशन है तो कितने आवर्स के बीच में ट्रिगर करना है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। और होप शेड्यूल ट्रिगर भी समझ में आया होगा। इसके लिए आपको एक बारी एक्टिवेट कर देना है वर्क फ्लो को, और जब भी वो टाइम आएगा, मान लो मैंने सुबह 8 बजे का ट्रिगर लगा रखा है कि सुबह 8 बजे एग्जीक्यूट हो जाए, जैसे ही वो टाइम आएगा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको वर्क फ्लो को की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बट ये इस वाले नोट के लिए आपको हर बार वर्क फ्लो खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके क्लिप पे ही चलता है, ठीक। अगला आता है फॉर्म नोट्स और वेब बुक। तो फॉर्म नोट पे जाने से पहले मैं वेब बुक पे जाऊँगा, ताकि क्योंकि क्या है कि जो फॉर्म नोट है वो बहुत सिमिलर है वेब बुक के। तो सबसे पहले वेब बुक, तो इसके अंदर आप देख सकते हो एक प्रोडक्शन यूआरएल का ऑप्शन है और एक टेस्ट यूआरएल का ऑप्शन है। तो जब हम टेस्टिंग कर रहे होंगे तब हम इस टेस्ट यूआरएल को यूज़ करेंगे, ऐसे कॉपी करके आप ब्राउज़र के अंदर आराम से वो इसको द स्पेस से, और आप इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हो। बट राइट नाउ हमारे पास ये इसका एक यूआरएल है, इस पर टैग करोगे तो कॉपी हो जाएगा। जब भी आप वर्क फ्लो को लाइव कर दोगे यहाँ से, जब वर्क फ्लो को लाइव कर दोगे तब आपको इसको प्रोडक्शन यूआरएल को यूज़ करना है, ना कि टेस्ट यूआरएल को, ठीक। तो प्रोडक्शन यूआरएल के अंदर आप नीचे आया था अपन मेथड्स के अंदर, मेथड्स है डिलीट मेथड, गेट मेथड, हैड, पैच, पोस्ट और पुट। तो जनरली हम गेट और पोस्ट को यूज़ करेंगे। गेट और पोस्ट का मैं आपको समझाऊँ तो गेट का मतलब है लेके आना, मतलब मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और वो कोई इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है। पोस्ट का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन लेके जाना और वहाँ का जो रिस्पॉन्स है वो लेके आ, ठीक। तो ये गेट और पोस्ट का मीनिंग है। मैं और डीप में समझाऊंगा, पहले इस नोड के जितने भी फील्ड्स हैं उनको समझा देता हूँ, देन वेब बुक को और डीप में समझाता, ठीक। इसके बाद ये पाथ है। पाथ इस यूआरएल के पीछे आप देख रहे हो सेम पाथ लिखा हुआ है यहाँ। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके माधव लिख दूँ तो ये वही बन जाएगा, NBN, ये वही पाथ बन जाएगा। तो पाथ आपको समझ में आ गया होगा। देन ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब कि अगर किसी के पास ये यूआरएल है तो वो मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है अगर ये यूआरएल पब्लिक हो गया तो। बट अगर आपने इसमें ऑथेंटिकेशन लगा दी, बेसिक ऑथेंटिकेशन लगा दी, भाई अब इसी क्रेडेंशियल वाला आदमी ही आपको एक्सेस कर सकता है, यूज़र नेम आपने कुछ कर दिया और पासवर्ड को रख दिया तो वही क्रेडेंशियल वाला आदमी आपको एक्सेस कर पाएगा, मतलब इस वर्क फ्लो को एक्सेस कर पाएगा, इस वेब बुक को एक्सेस कर पाएगा, ठीक। इसमें है फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड नोट। अब रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो किसी ने कॉल किया तो उसको तुरंत रिस्पॉन्ड मिलेगा, या सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद रिस्पॉन्स मिलेगा, या फिर एक खास रिस्पॉन्स आप डिज़ाइन करना चाहते हो उसके लिए, तो वो इधर ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इमीडिएटली बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, मतलब आप जैसे उधर से रिक्वेस्ट आएगी तुरंत रिस्पॉन्स रहेगा कि काम स्टार्ट हो गया, ठीक। अगर आप चाहते हो कि भाई सारा काम खत्म हो जाए उसके बाद रिस्पॉन्स जाए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल एक बारी मैं ये क्रेडेंशियल्स ऑफ कर दूँ, ठीक। तो लास्ट नोट एग्जीक्यूटेड, तो आपको इसमें लास्ट नोट भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि लास्ट नोट के अंदर क्या क्या जाएगा। एंटायर डेटा जाएगा, फर्स्ट एंट्री ऑफ बाइनरी डेटा जाएगा, नो रिस्पॉन्ड बॉडी जाएगी, जो भी हो गया आपको डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद भाई यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेब बुक, ये भी एक नोड होती है NetN के अंदर, उसके आलिया आप अटैच कर सकते हैं। यू कैन सी रिस्पॉन्ड टू वेब बुक नोड है, इसको अटैच कर दूंगा हम। तो इसके अंदर भी मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मेरे को कैसा रिस्पॉन्ड देना है। मैंने जितना भी डेटा पीछे से आया है उस डेटा को अगर मैं उसे फॉरवर्ड करना है तो ऑल इनकमिंग कर दूंगा। अगर कोई इमेज वगैरह है, बाइनरी फाइल है, तो उसको मैं इधर से फॉरवर्ड कर दूंगा। जेसन है तो जेसन भी इधर से फॉर्मेट की जा सकती है यहाँ से। एंड देन जावा के टोकन्स है तो वो भी इधर से ला सकते हैं। टेक्स्ट आप कुछ स्पेसिफिक भेजना चाहो कि भाई एक टेक्स्ट चला जाए बस, वो टेक्स्ट आप यहाँ पे भेज सकते हो, या फिर किसी यूआरएल पर इंडायरेक्ट करना चाहो तो यूआरएल भी यहाँ पर दे सकते हो। और कोई डेटा नहीं भी भेजना तो भी आप इस तरह से चूज कर सकते हैं। यस, बेसिकली आपको इसका क्या काम है ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं आपको थोड़ा और डीप में समझा था कि वेब बुक काम कैसे करता है। तो वेब हुक जो है ये मान लो आपका NetN है, ठीक। यहाँ पे आपने वेब बुक का ट्रिगर लगा दिया, एज यू कैन सी ये एक वेब बुक का ट्रिगर है, हमेशा वेब बुक ट्रिगर में आता है, ठीक। आपने वेब बुक ट्रिगर लगा दिया। अब इसका जो यूआरएल था वो आपने 3 यूज़र्स को दे दिया, ठीक। अब जो यूज़र होंगे वो HTTP नोड का यूज़ करेंगे अपनी साइड पे एक रिक्वेस्ट भेजने के लिए, जो कि जाएगी आपके NetN सर्वर पे, ठीक। अब मैं वेब बुक का ही यूज़ क्यों करूँ, मेरे पास और भी तो नोड्स हैं, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ।
इस सब चीज़ों के लिए बहुत एक बढ़िया सा डिटेल वीडियो बना हुआ है, जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन होगी कि भाई वेबहुक क्या होते हैं, HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, और इन वर्कफ्लो कॉल क्या होता है, और उसके बाद MCPs क्या होते हैं, इन सब के बीच का डिफरेंस, क्योंकि बहुत सिमिलर दिखते हैं इन सब के बीच का डिफरेंस, उसके अंदर मैं आपको एकदम अच्छे से क्लेरिफाई करूँगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि मान लो इसके अंदर कुछ डेटा रखा है आपके पास, मतलब कुछ मेथड आपने डिफाइन कर रखा है कि भाई अगर यहाँ से ये डेटा आता है तो वो उसके साथ ये होगा, और ये लास्ट में इसका जाके यहाँ स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से यूज़र वन ने उसको एक्सेस किया HTTP नोड से। ठीक, तो जब वेबहुक ट्रिगर ऑनलाइन होगा तब वो डेटा सर्वर मैनिपुलेट करेगा। एक जो भी डेटा इसके साथ में भेजेगा, अब डिपेंड करता है कौन सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भी सेट कर रखी है, लाइक यहाँ पे अगर आपने फिलहाल देखो जैसे गेट रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर रखी है, गेट का मतलब होता है डेटा लेके आना। ठीक, तो जब अगर गेट रिक्वेस्ट सेट है तो HTTP नोड से यहाँ से डेटा वापस लेके आएगा ही। मतलब यहाँ पे इसने कुछ डेटा भेजा कि भाई मेरा नाम माधव है, और उसने अपने माधव नाम के ऊपर पूरा रिसर्च वगैरह करके स्टोर कर लिया। अब मैंने वेबहुक से जो रिस्पॉन्ड डिसाइड किया है, या तो रिस्पॉन्ड होगा इमीडिएटली, या फिर रिस्पॉन्ड होगा जो भी लास्ट नोड में आउटपुट होगा आपको रिस्पॉन्ड करो। तो जो भी रिस्पॉन्ड होगा वो मैंने इसके अंदर डिसाइड कर दिया है, तो वो ये चीज़ इसको रिटर्न करेगा और ये आपको यहाँ पे आके डिस्प्ले करेगा, सेम एज यूज़र 1 2 3 पे अप्लाई होगा। अब इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस कराना चाहते हैं और अपने सिस्टम के बाहर। जैसे कैन सी ये मेरा NA10 है पूरा, इसके अंदर बहुत सारे वर्कफ्लोज है। किसी एक वर्कफ्लो के अंदर ये वेबहुक है, और उस वेबहुक का URL मैंने शेयर कर दिया ताकि ये लोग उसको एक्सेस कर पाए। उसके साथ जो डेटा मैनिपुलेट वो वेबहुक करके दे सकता है, वो उस फंक्शनैलिटी को ये सब लोग यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये बहुत ज़्यादा क्लियर कर चुका होगा आपको। अब चलते हैं वापस ट्रिगर्स की तरफ। तो वेबहुक ट्रिगर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फॉर्म ट्रिगर के ऊपर। फॉर्म ट्रिगर भी एकदम सेम है, प्रोडक्शन URL और टेस्ट URL है अपने पास में। तो इसके बाद आता है सेम वही ऑथेंटिकेशन, बेसिक ऑथेंटिकेशन सेट वगैरह कर लूँ। फॉर्म का टाइटल लेट्स सी, पहले मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ये सब दिखता है करंटली, ये फॉर्म ऐसा दिखता है, इजंट लिसनिंग। एक सेकंड में ज़रा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और अब एक बारी इसको देखो, टेस्ट फॉर्म, उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन, एंड देन फील्ड्स का नाम और फील्ड, और एक गो लेंथ का बटन। ठीक, अब इसके अंदर जैसे कि मैंने पहले बताया, टेक्स्ट का टाइटल, सॉरी फॉर्म का टाइटल क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म कर देते हैं। ठीक, इसका डिस्क्रिप्शन, फिल दिस फॉर्म टू डू दिस विद दिस दिस दिस। ठीक, अब इसके अंदर फील्ड्स कौन सी होंगी, यह है फील्ड का नेम। एक फॉर्म एलिमेंट्स में आप देखोगे फील्ड का नेम, फील्ड का नेम मैंने रख दिया है फिलहाल नहीं, मतलब इसके अंदर आप नाम डालो। इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर आप नाम मेंशन करोगे। ठीक, इसका टाइप, क्या इसके अंदर डेटा कौन सी टाइप का डेटा डालेगा, कस्टम HTML डाल सकता है सामने वाला, डेट डाल सकता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ईमेल, फाइल्स डाल सकता है, हिडन फील्ड्स होंगी इसके अंदर, मतलब कुछ लिख रहा है लेकिन कुछ दिखेगा नहीं, और नंबर हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, टेक्स्ट एरिया हो सकता है, ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आता है प्लेस फोल्डर, एंटर योर नेम। मतलब कि अगर आप इधर आकर देखोगे तो एंटर योर नेम बहुत लाइटली लिखा हुआ है। अगर मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ये दिखता भी नहीं है, मतलब कुछ टेक्स्ट है ही नहीं, बस पीछे की तरफ थी कि मेरे जैसी कुछ लगा हुआ। तो ये होता है प्लेस फोल्डर। उसके बाद आता है ये वाला बटन जो यूज़ होता है रिक्वायरमेंट दिखाने के लिए, कि भाई अगर ये फील्ड रिक्वायर्ड थी कि नहीं। अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया, भी फिलहाल तो ये आ रहा है। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ये स्टार हट जाएगा, तो अगर आप इसको नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा हमको। जस्ट एग्जीक्यूट दिस स्टेप 1 हो, और ये इसी हट चुका है यहाँ से। ठीक, तो आ जाते हैं अब इसके अंदर। अब इसके अंदर आप देखोगे मैंने अपनी कस्टम स्टाइलिंग डाल रखी है। अगर आपको चाहिए क्रॉप डालो, नहीं तो फिर हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इग्नोर बॉट्स चालू है। मैंने बटन का लेबल गो लाइव सेट कर रखा है, जैसे यहाँ पे गो लाइव लिखा हुआ है। ठीक, मैंने इधर से अपेंड एट्रीब्यूट से, चलो मैं इसको एक बार रीसेट कर ले रहा हूँ। तो जब आप आओगे इसके अंदर तो आपको ये सब डेटा मिलेगा। ठीक, आप इसके अंदर से यहाँ से और भी फील्ड्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि ईमेल मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे ईमेल लिख दिया। इसका टाइप मैं डिसाइड कर दूंगा कि भाई इसके अंदर सिर्फ ईमेल्स ही मेंशन होंगे, ना नंबर ना नाम ना कुछ और सिर्फ ईमेल्स। प्लेस होल्डर योर बेस्ट ईमेल। ठीक, और ये रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है और ये भी रिक्वायर्ड है, मतलब ये चाहिए, उसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे वो।
इसके बाद आता है अपेंड एनिटन एट्रीब्यूशन, मतलब कि एनिटन की मार्किंग आ जाती है। अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो जैसे आप देख रहे हो ये लास्ट में एनिटन लिख के आ रहा है। ये चीज़ यहाँ मेरे को नहीं चाहिए कि भाई मेरे फॉर्म में लिख के आए, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा, तो आपके फॉर्म में लिख के नहीं आएगी। दूसरा होता है फॉर्म का पाथ, जैसे कि हमने उसमें डिफाइन किया था भाई पाथ क्या होगा, वैसे ही इसके अंदर भी हम पाथ डिसाइड कर सकते हैं कि इसका पाथ क्या होगा। ठीक, फिलहाल लिख ले, इसको हटाओ। इग्नोर बॉट्स, अगर कोई बॉट वगैरह आपके पेज पे आता है तो उसको इग्नोर कर देगा ये। एक कस्टम स्टाइलिंग, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है कि भाई ये जो ऑरेंज ऑरेंज सा है मेरे को नहीं चाहिए, ये ऑरेंज वाला मेरे को चाहिए कि भाई बढ़िया से एकदम कलर वगैरह हो, उसके अंदर ही ब्लैक दिखे, ये पूरा ब्लैक हो जाए, ये ब्लू दिखे, एकदम नियॉन कलर वगैरह हो जाए, तो वो आप इसके अंदर जाके कर सकते हो। जस्ट कॉपी करो, ChatGPT को दो और जो बनवाना है उसको बना के दे देगा। ठीक, ये बहुत ईजी तरीका हो जाएगा इस फॉन्ट को स्टाइल करने के लिए। ठीक, आई होप इसके अंदर इतना ही रहा, बाकी सब चीज़ें तो आप एक्सप्लोर कर ही सकते हो। तो आई गेस ट्रिगर्स क्लियर हो गया मैं आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं डेटा मैनिपुलेशन नोट्स की। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेट्स क्विकली रैप दिस अप, क्योंकि ये वाली वीडियो फिर मैं उसके बाद सेकंड पार्ट में डाल दूंगा, मतलब 2.1 और 2.2, ताकि आपको भी लंबी नहीं पड़े और मेरे को भी लंबी नहीं पड़े। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये कोड यूटिलिटी नोट्स और डेटा नोट्स ये दोनों समझा दूँगा। देन उसके बाद आते हैं अपनी ऐप इंटीग्रेशन नोट्स। ठीक है, ऐप इंटीग्रेशन नोट्स आ जाएंगी इसके बाद में, और फिर उसके बाद आएगा अपना एक्सप्रेशंस। सो नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों चीज़ें कवर होंगी, उसके बाद एक्सप्रेशंस कवर होंगे। सो स्टे ट्यून्ड।